एक राजनेता का सुपुत्र होने के बाद भी आपका बचपन कैसा रहा? 1999 से लेके 2014 तक आपके मामा क्या कुछ करते हैं? यदि आप कैमरे पर साझा करना चाहें तो। यदि आप 99 से 2014 तक लगातार पढ़ाई करते रहे इलाहाबाद, ऐसे में इतनी पढ़ाई के प्रति लगन थी आपको, तो फिर राजनीति में कैसे आना हुआ? अगर जनता की जरूरत पड़ेगी तो उनके लिए मैं वकालत भी कर सकता हूँ, और वो भी निःशुल्क रूप से। निःशुल्क? जी। आप अखिल भारतीय खटिक समाज के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, इतने बड़े दायित्व पर हैं उत्तर प्रदेश के। ऐसे में अपने समाज के उत्थान के लिए आज भी आप क्या कुछ करते हैं? शिक्षा, आरक्षण और रोजगार पर आपकी स्पष्ट राय क्या है? अगर सुरक्षित सीट ना होती तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कभी वो विधानसभा का रुख कर पाते। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। क्योंकि जी बिल्कुल बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। क्योंकि आपने कहा कि आपकी पार्टी ने कहा कि आपका उम्र कम है, इसलिए अभी थोड़ा और प्रतीक्षा करो। ऐसे में विधायक बनने के लिए 25 वर्ष होते हैं, तो क्या इस वर्ष 25 वर्ष से ऊपर के हैं आप? मैं नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री जी को इसलिए दिलों की गहराइयों से, और जब तक मतलब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तो उन्हें बहुत आशीर्वाद देता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने एक सबसे बड़ी जो योजना लाई, जो हर आदमी को जरूरतमंद की थी। अखिलेश यादव जी ने जो हमारे समाज के साथ गलत किया। सत्ता नहीं सेवा, इस कथन को यदि आपको परिभाषित करना हो जनप्रतिनिधि के रूप में, तो कैसे करेंगे? उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और खुद के पैसे से और अपनी निधि से कुल मिला के 4 करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने जो ये कार्य किया है, ये सब मेरे लिए एक प्रेरणादायक चीजें रही हैं जिससे मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ। 91 में जी। जब आडवाणी जी हमारे बिहार से होते हुए आए थे तो मोहम्मदाबाद में उन्होंने 2 तख्त रख करके उनकी एक जनसभा छोटी सी कराई थी, जिसमें उन्होंने राम मंदिर को लेकर के और कार्य सेवकों को क्या करना होगा बताया था। स्नान के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें बुलाया और पूछा था कि क्यों सोनकर क्या लोकसभा लड़ना पसंद है, तो आप अभी तक किस किस बड़े नेता से मिल चुके हैं अपने पार्टी के? कि आप अपने जीवन में बहुत आगे तरक्की करें, बड़े नाम हो आपके भी एक दिन। और आज जो आपने शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं, एक दिन आप यश करें, देश में नाम आपका हो, एक बड़ा नाम हो। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं पत्रकारिता के, और उनमें जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय को और मैं संस्कार शरण श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्रश्नोत्तर के एपिसोड 18 में। और मैं आपको बता दूं, प्रश्नोत्तर के एपिसोड 18 में जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, वो नेता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और इसी के साथ साथ एक पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा मऊ के माननीय विधायक रहे श्री राम सोनकर जी के सुपुत्र हैं, और इसी के साथ साथ अखिल भारतीय खटिक समाज के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, भाग्यराज सोनकर जी। स्वागत है सर आपका। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज मुझे अपने चैनल पे लाया, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने लोगों से बहुत सी अपनी बातों को साझा करूंगा और बहुत सी ऐसी चीज़ों को आपको बताना चाहूँगा जिससे कि जीवन में आप उतार के आगे बढ़ें, और जो आप आज की युवाओं की सोच है उससे भी बहुत कुछ रूबरू कराऊंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ संस्कार जी में। अभी मैंने परिचय के क्रम में बताया कि आप एक वरिष्ठ राजनेता यानी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व पूर्व विधायक श्री राम सोनकर जी के सुपुत्र हैं। ऐसे में एक राजनेता का सुपुत्र होने के बाद भी आपका बचपन कैसा रहा? पिताजी का जीवन बहुत संघर्ष से भरा रहा, और उसके बाद उन्होंने मेहनत किया। मेहनत करने के बाद उन्होंने मोहम्मदाबाद विधानसभा से टिकट पाया और फिर वो विधायक बने। फिर वहाँ से वो मंत्री बने, फिर दोबारा वो विधायक बने। और जीवन हमारा हमेशा मेहनत का रहा, और हमेशा हम लोगों ने जनता के बीच में सेवा करते रहे। कभी ऐसा नहीं रहा कि हम लोगों ने बहुत सुखद आनंद लिया हो। हमेशा जनता के सुख में दुख में खड़े रहना, रात दिन चलते रहना। क्योंकि राजनीतिक जीवन में आपको पता है कि आदमी कभी भी स्थिर नहीं हो सकता है। आप कभी भी अगर जैसे जॉब करते हैं किसी भी प्रकार की, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो आप एक दिन पाते हो संडे या सैटरडे जब छुट्टी आपको मिलती है। मगर राजनीतिक जीवन में कभी आदमी के पास संडे या सैटरडे नहीं होता है, और वो हमेशा वर्क पे रहता है। 24/7 वो अपनी जनता के प्रति जवाबदेही रखता है, उनके प्रति हमेशा अपना समर्पण भाव रखता है, और बहुत उनके प्रति मेहनत करता है। तब जाके जनता के दिल और दिमाग में आप आते हैं तो आपको वो विधानसभा के चुनाव में जीत का परचम देते हैं।
आप राजनेता के लड़के हैं, ऐसे में बचपन में पारिवारिक संस्कारों ने आपको कैसे गढ़ा? बचपन से ही जब पिताजी मंत्री हुए तो 97 के दरमियान की बात है। तो उसी समय से एक हमारे पिताजी के जानने वाले थे, जौनपुर के रहने वाले डॉक्टर नगेंद्र जी। तो उन्होंने हम लोगों को बोला कि अच्छी शिक्षा के लिए इलाहाबाद से पढ़ाई के लिए। तो हमारा पूरा जीवन मतलब 1999 से लेके 2014 तक मैं इलाहाबाद में ही रह के पढ़ाई किया और वहाँ से शिक्षा लिया और मैंने अपना पूरा समय जो है अपने मामा जी के साथ रहा हूँ। तो ज़्यादातर मेरी जो परवरिश है वो मामा के ही साथ हुई है और उन्होंने ही मुझको एक माँ की तरह पाला पोसा है, क्योंकि हम लोग काफ़ी छोटे हुआ करते थे और मेरा जन्म यही 94 है। तो उस वक़्त से और 99 अगर आप जोड़ेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कितना मैं छोटा था। हम सब उन्होंने ही पूरी परवरिश मेरी की और जो भी मुझे संस्कार मिले, जो भी मेरी शिक्षा हुई, जो भी मुझे आज जो भी मैं हूँ, मेरी पर्सनैलिटी है, जो भी मेरी सब कुछ आप देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं माता-पिता से ज़्यादा मेरे मामा की ओर है, जिनके साथ मैं पला-बड़ा हूँ। आपके मामा क्या कुछ करते हैं? यदि आप कैमरे पर साझा करना चाहें तो? मेरे मामा सांस्कृतिक जो विभाग है, उसमें वरिष्ठ लिपिक हैं और पहले वो इलाहाबाद में थे, अब वो लखनऊ में आ गए हैं। अब वो संस्कृत जो निदेशालय है, उसमें आ चुके हैं। उनका प्रमोशन होकर के ट्रांसफ़र हो गया इलाहाबाद से लखनऊ की ओर। आपने अपने वक्तव्य में बताया कि आप 99 से 2014 तक लगातार पढ़ाई करते रहे इलाहाबाद। ऐसे में इतनी पढ़ाई के प्रति लगन थी आपको, तो फिर राजनीति में कैसे आना हुआ? देखिए, शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है क्योंकि राजनीति में हमेशा एक जनता के बीच से आवाज़ आती रही कि जनता का सेवक जो है वो अनपढ़ हो गया। कभी-कभी आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे नेता आए हैं जो 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं, पहले के समय में जो होता आया है। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को देखा गया तो ये हुआ कि शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है और शिक्षा जीवन से ही मैंने राजनीति भी सीखी। दोनों चीज़ को मैं एक साथ लेकर के चलता रहा और तब जा कर के ये मेरी जो असमंजस की स्थिति थी कि नेता जो है शिक्षित हो, तो वो मैंने कहीं न कहीं पूरी तरह से पा लिया है। जैसे कि आज की डेट में मैंने लॉ करके रख लिया है और अगर जनता की ज़रूरत पड़ेगी तो उनके लिए मैं वकालत भी कर सकता हूँ और वो भी निःशुल्क रूप से। निःशुल्क? जी। आप राजनीति में तो आ गए, पर मेरा प्रश्न ये भी है इसी के साथ-साथ कि राजनीति में आने का निर्णय आपका स्वयं का था या फिर परिवार के लोगों ने भी इसमें? नहीं, बचपन से ही देखिए एक राजनीतिक परिवार से था तो जैसे पिताजी को देखता आया था बचपन से, जब इलाहाबाद से आया करता था तो देखता था जनता का स्नेह प्रेम जो उनको मिल रहा है शुरू से जो मैंने नोटिस किया है, वो यही मैंने नोटिस किया कि स्नेह प्रेम जो जनता दे रही है वो बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप अच्छा करके एक किताब पढ़ के या दो किताब पढ़ के इस देश में कोई भी आप बढ़िया से बढ़िया नौकरी पा सकते हो। थोड़ी सी सामाजिक ज्ञान हो, थोड़ी सी किताबों का ज्ञान हो, तो आप नौकरी पा सकते हो। मगर 70,000 75,000 जनता का दिल पढ़ के, दिमाग पढ़ के, उनको अपने साथ लाके आपको विधायक बनना पड़ता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये वही कर सकता है जो ज़मीन से नेता जुड़ा होगा। अन्यथा आज की डेट में ये बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि आप नेता बन पाएँ। और बचपन से ही मतलब मैंने इस चीज़ को देखा है तो इसीलिए मेरी राजनीति में दिलचस्पी रही हमेशा से और मैं हमेशा सोचता रहा कि मैं सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब की ओर न जा करके राजनीति ही करूं, अपने पिताजी की तरह ही जन सेवा करूं। जिस तरह से मोहम्मदाबाद की जनता ने उन्हें प्यार दिया, सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, अपना बनाए रखा, वही आशीर्वाद सम्मान और प्यार मैं बनाए रखने के लिए ही मोहम्मदाबाद की जनता से और हाल ही में लोकसभा लालगंज से मैं टिकट मांग रहा था। तो यही उम्मीद से मैं आया कि वो स्नेह प्रेम मेरा भी बना रहे, वो नाम मेरा बना रहे, वो सम्मान मेरा बना रहे और कहीं न कहीं ये जो राजनीति मेरे पिताजी के द्वारा मिली है मुझे, वो मैं बनाए रख सकूँ। राजनीति में तो चलिए आप आ गए, परंतु आपने राजनीति करने के लिए भाजपा ही क्यों चुना? क्या इस कारण कि आपके पिताजी भाजपा से विधायक रहे या फिर आपकी विचारधारा भी भाजपा से मिलती है? मेरे पिताजी देखिए भाजपा से 1991 के सबसे युवा विधायक थे और उन्हों को पार्टी ने बुला करके टिकट दिया था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने और कलराज मिश्रा जी ने। तो मेरी विचारधारा इसलिए किसी पार्टी से नहीं कभी बैठ पाई क्योंकि मेरा कभी किसी भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ कोई ऐसा संबंध नहीं है या उनके बीच में कहीं उठना बैठना नहीं है कि मैं उन लोगों के साथ जुड़ूं या मैं भाजपा से हट करके राजनीति करूं, क्योंकि मैं शुरू से ही भाजपा के लोगों के साथ रहा हूं तो मेरा माइंडसेट भी उन्हीं लोगों की ही तरह हो चुका है और मेरा शुरू से ही इसीलिए भाजपा पसंद रही है
और मैं अपने भाजपा से ही राजनीति कर रहा हूँ। तो विचारधारा के कारण या पिताजी के कारण? पिताजी के भी कारण है, क्योंकि भाई पिताजी से सारी चीजें मैंने सीखी है, उनसे ही सारी चीज जान रहा हूँ। तो मुझे बसपा सपा या कांग्रेस। कांग्रेस और सपा का कोई कल्चर नहीं पता है कि जिसकी वजह से मैं वहां जाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ठीक है अपना जहाँ पे मैं हूँ, अपनी जनता भी मेरे साथ है, तो उधर जाने की कोई रुचि या दिलचस्पी कभी नहीं रही। आप अखिल भारतीय खटिक समाज के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, इतने बड़े दायित्व पर हैं उत्तर प्रदेश के। ऐसे में अपने समाज के उत्थान के लिए आज भी आप क्या कुछ करते हैं? मैं अपने समाज के उत्थान के लिए हमेशा लगा रहता हूँ, और मैं अपने समाज के हर युवा साथी, बुजुर्ग साथी से ही निवेदन करता हूँ कि देखिए, एकजुटता सबसे बड़ी चीज़ है। आज की डेट में अगर आप एकजुट नहीं हैं, तो आज की डेट में कुछ भी नहीं हो सकता है। और हमारे समाज की सबसे बड़ी जो कमी रही है, मैंने जो महसूस किया प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, और ऐसे भी जब अपने वरिष्ठ लीडरों से मिलता हूँ, जो हमारी जाति खटीक है, खटीक अपने आप को बहुत से सरनेम में बांट रखे हैं। जैसे आपको पता ही नहीं होगा सामने वाला अगर खटीक है, अगर वो खुद से ना बताए, क्योंकि इतने ढेर सारे गोत्र हो चुके हैं। इन गोत्रों की वजह से हम बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जनसंख्या कम होती चली जा रही है। और राजनीति का एक नारा है, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हिस्सा इसीलिए हमें कम मिल पा रहा है। ये हमारे आज के युवा साथियों से निवेदन भी मैं करूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि इस पे वो गौर करें कि हमें इस तरह से गोत्र में बंटना नहीं है। गोत्र शादी के समय काम आती है, तो उस वक्त आप उससे चला लीजिए, मगर बाकी समय आप खटी का सर्टिफिकेट अपना चलाएं। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जो कई प्रकार की टाइटलों का इस्तेमाल हो रहा है, उसको वो रोक करके एक टाइटल को पकड़ लें, या किसी बैठक करके 4 या 5 टाइटल ऐसी बना लें, जिससे कि किसी भी पूरे भारत में खड़े वाले को ये पता हो जाए कि ये सामने वाला जो है वो खटीक है। विच्छेद ना हो जो हमारे साथ आज हो रहा है, जिस चीज का आज हम बहुत नुकसान हमें हो रहा है, जिस चीज का वो ना होने पाए। आपके आग्रह करने के बाद भी यदि बदलाव नहीं होता है, तो क्या भविष्य में इसको लेकर के कोई जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है? जागरूकता अभियान तो मैं शुरू से ही चला रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी बात को माने। मगर समस्या ये होती है कि जो आज का टाइम चल रहा है, मॉडर्न टाइम, इसमें आदमी अपने हिसाब से जीना चाहता है, और वो कुछ लोग नहीं मानते हैं। जब उनके साथ कुछ ऐसे गलत व्यवहार हो जाते हैं, दुर्व्यवहार हो जाते हैं, तब वो आते हैं कि भैया हमारे साथ ऐसा गलत हो गया, हम खटीक हैं, आप हमारी मदद करिए। तो उस वक़्त जब आपको गलत होता है, तो आप अपने आप को खटीक बता करके मदद जब चाहते हो, तो निवेदन यही है कि आप शुरू से अपने आप को खटीक बताओ कि आपके साथ कुछ गलत ना हो। और अगर कुछ गलत हो, तो अगर समाज के लोग आपको जानेंगे कि हमारा खटीक है, तो हो सकता है कि आपकी मदद वहीं से हो जाए और मुझ तक ना पहुँचना पड़े। अगर वहाँ से नहीं होती है, तब मुझ तक आइए, और मैं आपकी मदद करने को पूरी तरह से तैयार हूँ। यानी यदि आपके बात को स्वीकार कर लिया जाता है, लोग बढ़ते नहीं हैं, तो ठीक है। जी, अन्यथा की स्थिति में भविष्य में ये तय हो सकता है कि जागरूकता अभियान चलाया जा सके। बिल्कुल आप जागरूकता चलानी ही पड़ेगी, नहीं तो आपका देखिए, आज का जो समय चल रहा है, आपको खुद पता होगा कि देश आज़ाद हुए हमारा 75 साल से ज़्यादा हो चुका है। जी, जी। और वही लोग आगे बढ़ के आए हैं, जिनकी राजनीति में हिस्सेदारी सबसे मजबूत रही है। अगर आपने देखा होगा, यादव समाज के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि जब से मुलायम सिंह यादव हुए, लालू प्रसाद यादव जी हुए, और जबकि पूरे भारत में यादव पाए जाते हैं, मगर सबसे मजबूत स्थिति यहाँ की हुई क्योंकि उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बनाया है। तो जिसने अपना मुख्यमंत्री बनाया है, उसने हमेशा मजबूती पाई है। चाहे आप बहन जी मायावती जी को देख लीजिए, चाहे आप किसी को देख लीजिए, वो समाज हमेशा आगे बढ़ता है। और अगर आप अपने आप को छुपाएंगे और अपने नेता को नहीं बना पाएंगे, तो शायद विलुप्ति के कगार पे आएंगे। हो सकता है कि फिर आपको कोई सुनने वाला भी ना रहे। शिक्षा, आरक्षण और रोजगार पर आपकी स्पष्ट राय क्या है? शिक्षा हर मानव की जरूरत है आज के युग में। पहले तो मान लीजिए किसी कारणवश चल गया, मगर आज के डेट में बिना शिक्षा के आपका कुछ भी नहीं हो सकता। और रोजगार सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि आपको अपना जीवन यापन करने के लिए जब तक रोजगार नहीं होगा, तब तक आपका जीवन चल नहीं सकता। और आरक्षण, ये सबसे जरूरी चीज है हमारे लिए। इसलिए जरूरी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर पिताजी मेरे विधायक बने 3 बार, तो वो सुरक्षित सीट से बने। और कभी भी उनको, अगर सुरक्षित सीट ना होती, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कभी वो विधानसभा का रुख कर पाते। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। क्योंकि जी बिल्कुल बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जनरल सीट पे हमें टिकट ही नहीं मिल पा रही है।
और एक छोटा-सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। किस सीट से आपने प्रयास किया कि टिकट नहीं मिला? मैं लोकसभा लालगंज से ही टिकट माँग तो रहा था। लालगंज तो सुरक्षित है। लालगंज सुरक्षित मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे शीर्ष नेतृत्व में बहुत से लोगों ने कहा अभी आपकी उम्र कम है, हुँ, अभी आप मेहनत कीजिए। जबकि वहीं पे आप देखिए समाजवादी पार्टी ने पुष्पेंद्र सरोज, प्रिया सरोज जी को टिकट दिया और वो लोकसभा के सदस्य बनते हैं। अगर उन्होंने उनके ऊपर विश्वास जताया था, तो मेरी पार्टी को भी मेरे ऊपर एक बार विश्वास करना चाहिए था। हो सकता है कि परिणाम आज दूसरा होता है, मगर मेरी पार्टी ने नहीं बनाया। और एक छोटी-सी बात अभी मेरी रह गई, आप देखिए बाबा साहब का आरक्षण एमएलसी और राज्यसभा में नहीं है। आज प्रदेश में हमारे 100 एमएलसी होते हैं, मात्र 2 एमएलसी एससी कैटेगरी से आते हैं और 32 राज्यसभा सांसद हैं। मुझे लगता है एक श्रीमती कांता कर्दम जी के अलावा कोई राज्यसभा सांसद अगर है तो एक आपके बृजलाल जी हैं, वरना कोई नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए तो अभी भी हमें आरक्षण की ज़रूरत है ही, क्योंकि समानता का भाव कहीं न कहीं अभी भी हमारे बीच नहीं आ पाया है। अनुसूचित जनजाति से लक्ष्मण आचार्य जी तो एमएलसी ही रहे, कभी मंत्री नहीं रहे और उनको तो भाजपा ने राज्यपाल बना दिया। देखिए वो उनकी किस्मत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की थी और इसलिए पार्टी ने उन्हें समझा और उसका उनको फल मिला। मैं उनको राज्यपाल बनाए जाने के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और इस तरह हर किसी के साथ तो मैं ये भी निवेदन करता हूँ, क्योंकि देखिए मुहावरे एक या दो हो सकते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति भी एसटी समाज से आती हैं, एससी समाज से आती हैं, मगर एक आदमी के बनने से आपको क्या लगता है कि संपूर्ण समाज का भला हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको खुद पता है भारत की अगर 100 करोड़ की आबादी आज की डेट में है, तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी ये सब जानते हैं कि 90% से 85% है। अब आप बताओ अगर 100 करोड़ की आबादी है, तो मतलब हो गया सीधा-सीधा 85 करोड़ लोग। अगर 85 करोड़ लोगों पे क्या हमारी राष्ट्रपति जी डिक्टेट कर पाएँगी? ये असंभव है। तो सीट तो है 543 लोकसभा की देश में। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमें कुछ भी नहीं मिला है और अगर बिना जनसंख्या के हिसाब से हमें कुछ मिलेगा तो हमारी लिए समस्या विकट होती जा रही है, क्योंकि हमारी जनसंख्या जिस हिसाब से है एक आदमी कितने लोगों तक पहुंच पाएगा। आप खुद जानते हैं कि हिंदुस्तान का क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है और जनसंख्या भी बहुत बड़ी है और हर एक आदमी ही सब कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए कई लोगों का होना जरूरी है। आपने कहा कि आपकी पार्टी ने कहा कि आपका उम्र कम है, इसलिए अभी थोड़ा और प्रतीक्षा करो। ऐसे में विधायक बनने के लिए 25 वर्ष होते हैं, तो क्या इस वर्ष 25 वर्ष से ऊपर के हैं आप? अब ये तो मैं तो जब लोकसभा का टिकट मांग रहा था तभी से मैं 25 वर्ष का हो गया था, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको पहले ही बताई कि 1994 है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मैं काफी यंग था और पार्टी अगर मेरे ऊपर विश्वास करती तो मैं आपसे बोला ना कि शायद सिचुएशन और परसिमन कुछ अलग होता है, बट पार्टी ने नहीं किया। कोई बात नहीं है, मैं अगली बार उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे ऊपर विश्वास करें, ताकि हम उस जगह पे पहुंचे जिस जगह पे हमारी सोच है, जो जनता की हमारी सेवा की भावना है उस पर मैं अपना काबिल हो करके दिखा सकूं। और जनता का विश्वास अगर मैं जीत लूंगा तो फिर मैं दोबारा तिबारा होता रहूंगा, और अगर मैंने नहीं जनता का विश्वास जीता तो शायद एक बार के ही बाद मैं खत्म हो जाऊंगा। जब तो आप इसलिए विश्वास बनाना जरूरी है। जब आप कह रहे हैं कि अगली बार फिर से आपकी तैयारी है, तो ऐसे में अगली बार का मतलब कि अभी तो जल्द में पंचायत चुनाव होंगे और विधानसभा के चुनाव होंगे। तो किस उम्मीदवार के रूप में आप अपनी दावेदारी ठोकेंगे? अब तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर जिला पंचायत का चुनाव होगा तो मैं जिला पंचायत भी लड़ सकता हूँ, और सुनने में ऐसा आ रहा है कि जिला पंचायत का जो चुनाव है वो विधानसभा के बाद होगा, तो फिर विधानसभा पे ही तैयारी की जाएगी। किस विधानसभा से? मैं चाहूंगा कि अपनी लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा लालगंज से तैयारी कर लूं और वहां से ही जनता का जो विश्वास मैंने बना के रखा है, जो मेरे ऊपर भी जनता ने विश्वास दिया हुआ है, उसको मैं पूरा कर सकूं। यानी ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 27 के चुनाव में आप लालगंज विधानसभा से भाजपा से उम्मीदवारी के लिए दावेदारी कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए आपको खुद पता है कि आजमगढ़ बहुत ही भाजपा के लिए कमजोर दृष्टिगत राजनीति है जी। और यहाँ पे कोई भी आता है जो भी, वो पार्टी को कभी भी जीत का परचम नहीं दे पाया, सिवाय अरुण कांत जी हमारे एक विधायक हुआ करते थे 2017 से 22 तक, उनके अलावा। और बहुत लोग बहुत तरह से मेहनत किए मगर कोई सफलता नहीं पाया। तो मैं चाहता हूँ कि पार्टी कम से कम मेरे ऊपर विश्वास दिखाए और मैं उस विश्वास पे खरा उतरूँ और पार्टी को एक सीट में देने का काम कर पाऊँ। और मेरी वजह से हो सकता है कि भाई और जगह पे भी जो मेरे समाज के लोग हैं उन्हें विश्वास बढ़े पार्टी के प्रति, वो और भी लोग जो जिनका मन कहीं न कहीं भाजपा से हट रहा हो किसी कारणवश, तो वो आकर के पार्टी के साथ जुड़े।
यानी 27 में पिताजी मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा से अपनी दावेदारी रखेंगे, तो वहीं भाग्यराज जी लालगंज विधानसभा से। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे कि आज के समय में, वर्तमान के समय में सोशल मीडिया की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? जो लोग सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय होते हैं और जमीन पर कम। देखिए, जमीन की राजनीति जो करेगा वो लंबा दौर तक जाएगा, और जो लोग सोशल मीडिया की राजनीति कर रहे हैं वो लोग बहुत लंबे दौर तक नहीं जाएंगे, क्योंकि एक चीज बहुत छोटी मैं आपको बताऊं। अगर आप भी नोटिस करते होंगे तो बहुत बड़े बड़े लोग आजकल अपनी फेसबुक का पेज बना रखे हैं और उसको प्रमोट कराते हैं चंद पैसे दे करके। तो आप जी। देखते होंगे कि उसमें लाख 2 लाख फॉलोअर हैं, मगर जब उनकी पोस्ट पड़ती है तो उस पोस्ट पे 10 लोग 20 लोग लाइक कमेंट करने वाले होते हैं। तो इसी से आप समझ लीजिए कि उनकी जमीनी जुड़ाव कितना ज्यादा है। कई इन्फ्लुएंसर तो अपने किस्मत भी आजमा चुके हैं विधानसभा लोकसभा के चुनाव को लड़ करके। इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं उनके 2 लाख 2.5 लाख फॉलोअर्स होते हैं, और जब चुनाव लड़ते हैं तो हजार भी नहीं पाते हैं, जमानत जब्त हो जाती वही है। मैंने आपसे बताया ना कि जो जो जनता के बीच में जमीन से जुड़ा होगा उसे जनता सराखों पे बैठाएगी, और जो लोग इस तरह से आएंगे स्काई लैब की तरह से या पैरासूट की तरह से, तो जनता उन्हें फिर उसी तरह का रास्ता दिखा करके उन्हें वापस उसी तरह भेज देगी कि आप जाइए इन्फ्लुएंसिंग करिए इंस्टा पे और फेसबुक पे और टिकटॉक पे जाके रील बनाइए। उन्हें उसी हिसाब से फ्री कर देती है। आप भाजपा नेता के रूप में चुनाव लड़ने की भी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा की सक्रिय राजनीति आप किस ढंग से कर रहे हैं? मैं भाजपा की सक्रिय राजनीति अपने पिताजी के चुनाव 2012 से कर रहा हूँ। अगर उस वक़्त लोगों को याद होगा तो मैं 2012 से अपने पिताजी के साथ गाँव-गाँव चल के लोगों से मिलता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, तो मैं 2012 से ही भाजपा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और तब से ही मैं इस तरह की सक्रियता में हूँ कि अपनी पार्टी मजबूत हो और मेरे लोग परेशान ना हो, मेरे लोगों की जो भी समस्या हो उसे हम हल कर सकें, और मैं काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहा हूँ। केंद्र में और उत्तर प्रदेश में आपके पार्टी की सरकार है। ऐसे में कौन सी योजना ऐसी है जो भाग्यराज सोनकर जी को सबसे प्रभावी लगती है? मैं नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री जी को इसलिए दिलों की गहराइयों से, और जब तक मतलब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तो उन्हें बहुत आशीर्वाद देता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने एक सबसे बड़ी जो योजना लाई, जो हर आदमी को जरूरतमंद की थी, आयुष्मान कार्ड। मैं इस जी। चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि लोग स्वास्थ्य इलाज के वजह से अपनी जमीन बेच दिया करते थे, और बेचने के बाद भी होता था कई बार उनके परिजन जिसके लिए वो जमीन बेचते थे वो कभी कभी बच जाते थे, नहीं तो हमेशा यही देखने को आया है और आप भी देखे होंगे कि वो एक्सपायर हो जाते थे। तो क्या है कि आदमी की ज़मीन चली जाती थी, जो उसकी एक मूलभूत पूँजी हुआ करती थी। मैं नरेंद्र मोदी जी को इसलिए बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ी योजना ला दी कि जिससे इंसान की अपनी एक मूल जो पूँजी है वो बच जाती है। आपके आयुष्मान कार्ड की देन है, जिसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रगुज़ार करता हूँ। मैंने प्रदेश को भी जोड़ा, तो प्रदेश में प्रदेश में मैंने जो अब तो काफ़ी योजनाएँ चल रही हैं, पहले ऐसी कोई योजना नहीं हुआ करती थी। मगर वही आयुष्मान कार्ड जो है प्रदेश और केंद्र सरकार की योजना रही है, और प्रदेश की और भी कई योजनाएँ हैं जो अच्छी हैं बच्चों के लिए। उसका वो लाभ लें, जैसे शिक्षा का है, और दूसरी जो योजनाएँ हैं जैसे इस वक़्त आई है मुख्यमंत्री जी की रोज़गार स्वरोज़गार योजना, वो बहुत अच्छी योजना है। हर युवा को अपना खुद का भाई काम करने का मौका मिल रहा है। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए अपने आप को पूँजीपति बन सकते हैं। आप लोग सत्ता में हैं। ऐसे में सत्ता पर हमेशा विपक्ष का आरोप लगा करते हैं। ऐसे में सत्ता में रहते हुए भाग्यराज सोनकर जी विपक्ष पर सबसे बड़ा राजनीतिक आरोप क्या कुछ लगाएँगे अगर लगाना हो? देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि विपक्ष में बैठ कर के बोलना बहुत आसान है, और सत्ता में बैठ कर के कुछ भी करना बहुत कठिन। और जितना आसानी से लोग सत्ता पक्ष पे प्रहार कर देते हैं, उतना आसानी से कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो भी लोग सत्ता में रहे हैं और उनको पता है। और मेरे को विपक्ष में सबसे जो प्रहार करने वाली चीज़ है, वो है अखिलेश यादव जी ने जो हमारे समाज के साथ गलत किया। आरक्षण में प्रमोशन जो खत्म हुआ, कहीं न कहीं उसका ही उन्हें भुगत-दंड मिला है, जो आज वो इस हाशिए तक पहुँचे हैं, और कोई वजह नहीं रही है। बाकी उन्होंने जो भी किया है ठीक किया यूपी के लिए, मगर जो सबसे बड़ी उन्हों की बाकी गलती उन्होंने रही है, जो किया ठीक किया है। जो उन्होंने किया वो ठीक किया है कहीं न कहीं। मगर उन्होंने जो अनुसूचित समाज के आरक्षण का प्रमोशन खत्म किया है, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान हमेशा से उठाना पड़ा है, और अभी तक वो नुकसान उसका उठा ही रहे हैं। आलोचनाओं को आप कैसे देखते हैं? बाधा या प्रेरणा? मैं आलोचनाओं से हमेशा प्रेरणा ही पाता हूँ, क्योंकि अगर मेरा विपक्ष नहीं होगा, तो फिर
मेरी कमियाँ जो हैं, वो कभी नहीं आ पाएँगी। उनकी वजह से ही मैं बहुत मजबूत होता चला जा रहा हूँ। क्योंकि भई सामने से जब मेरी आलोचना होती है, तो मैं उस चीज़ को अपने मजबूत करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि जिससे मेरी जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, वो नेगेटिविटी ना रह जाए और मैं उस चीज़ को मजबूती से पकड़ बनाता हूँ कि मैं ज़मीन पे फिर से रह सकूँ। सत्ता नहीं सेवा, इस कथन को यदि आपको परिभाषित करना हो जनप्रतिनिधि के रूप में तो कैसे करेंगे? सत्ता नहीं सेवा सेवा। पे ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, सत्ता आपको एक बार जनता किसी भी प्रकार से दे सकती है विश्वास करके, और अगर आप उस विश्वास पे खरे उतरना है, तो आपको जनता का 5 साल डट के सेवा करनी होगी। तभी आप कहीं न कहीं सफलता की सीढ़ी पे दोबारा आ सकते हैं, वरना वही जनता जो आपको सलाखों पे बैठाती है, फिर वही जनता अपनी अदालत में आपको हमेशा के लिए बहिष्कार करके खत्म कर देगी। कोई एक ऐसा निर्णय जो जीवन में आपने लिया हो और उसके बाद भी आज भी उसको लेकर के पछतावा होता हो? ऐसा अभी कोई खासा निर्णय मैंने नहीं लिया, क्योंकि अभी तो उतनी उम्र भी कोई नहीं गई है और ना ही इसका कोई पश्चाताप है। सब कुछ ठीक है, ऐसा कोई मेरे साथ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई कि जिससे मैं और कुछ बता सकूँ इस चर्चे पर। पिताजी के साथ आप प्रायः दिखते हैं, सक्रिय रूप से। ऐसे में पिताजी को लेकर के कुछ ऐसी जानकारी जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? मेरे पिताजी देखिए बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, ठीक? उन्होंने जनता की जो भी सेवा की है, निःशुल्क की है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आकर के कभी ये कह सके उनको कि आपने मेरा किसी भी प्रकार का पैसा लिया हो और काम किया है। और मैं उनसे बहुत सी प्रेरणाएँ पाया हूँ। जैसे उनकी नित्य कुछ आदतें हैं, पूजा-पाठ करने की, जो हमारे सनातन संस्कृति को प्रकट करती है, और जो उनका कार्य का व्यवहार है, हर किसी के साथ समानता का व्यवहार हो, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, मज़हब का हो। और उनकी हर चीज़ मुझे अच्छी लगती है, और उनका सबसे अच्छा रहता है सेवा का भाव। जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना काल में जब लोग ऑक्सीजन से दम तोड़ रहे थे, तो उस वक़्त उन्होंने कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया मोहम्मदाबाद में। तो वहाँ अब ऑक्सीजन प्लांट लगने से कहीं का भी इंसान अब ऑक्सीजन लेके जा सकता है अपने जीवन के लिए। दूसरी उनकी योजना थी, जो बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़ा करते थे, उनके लिए टेबल चेयर और ए प्रोजेक्टर स्क्रीन से पढ़ाई करना। अपने और विधानसभा में। जी, अपने विधानसभा में। और उनकी तीसरी योजना जो थी सबसे अच्छी मुझे लगी, जो लोग स्वास्थ्य लाभ से पीड़ित थे, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और खुद के पैसे से और अपनी निधि से कुल मिला के 4 करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने जो ये कार्य किया है, ये सब मेरे लिए एक प्रेरणादायक चीज़ें रही हैं, जिससे मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ। आप मैंने बताया कि आप प्रायः उनके साथ रहते हैं। ऐसे में ये तो आपने उनके कार्यों की सूची दी है जनता के सामने। इसी के साथ-साथ ये भी मेरा पूछना है कि संगठन से जुड़ी कोई एक कहानी जो कैमरे पर आप संक्षेप में बताना चाहें? तो पिताजी के द्वारा मैंने ये सुना है, जैसे कि 91 में जी, जब आडवाणी जी हमारे बिहार से होते हुए आए थे, तो मोहम्मदाबाद में उन्होंने 2 तख़्त रख कर के उनकी एक जनसभा छोटी-सी कराई थी, जिसमें उन्होंने राम मंदिर को लेकर के और कार्यसेवकों को क्या करना होगा बताया था। एक ये उन्होंने मुझे चीज़ बताई थी, या दूसरी चीज़ मुझे ये बताई गई कि जब पिताजी मंत्री हुआ करते थे प्रदेश सरकार के, तो हमारे प्रधानमंत्री जी उस वक़्त राष्ट्रीय महासचिव थे, और लोकसभा लालगंज जो कि विधानसभा हमारे मोहम्मदाबाद में ही पड़ा करती थी, तो उसकी एक बैठक उन्होंने ली थी राष्ट्रीय महासचिव के रहते हुए लिए। तत्कालीन जी। राष्ट्रीय। और वो डीसीएसके कॉलेज में हुई थी बैठक। तो ये एक अच्छी चीज़ थी मेरे पिताजी के लिए और हम लोगों के लिए कि इतने बड़े शख्सियत के साथ उन्होंने काम किया। और पिताजी के समय में महाकुंभ का मेला लगा था, तो उस दरमियान उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ की एक झलकी साझा की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि स्नान के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें बुलाया और पूछा था कि क्यों सोनकर, क्या लोकसभा लड़ना पसंद है? तो उन्होंने बोला कि अगर पार्टी चाहेगी तो बिल्कुल लड़ना पसंद है। और फिर उन्होंने एक साथ स्नान किया और उसके बाद वो अपने रास्ते चले गए और ये अपने रास्ते चले गए। आप पिताजी से क्या कुछ सीखते हैं? मैं पिताजी से सबसे बड़ी जो चीज़ सीखता हूँ वो है धैर्य। धैर्य ही उनसे मैंने सीखा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए कहीं भी अपने किसी भी प्रकार से आपको धैर्य को नहीं तोड़ना है। ज़िंदगी में बहुत से उथल-पुथल मचेंगे और ज़िंदगी कई बार आपको कहते हैं ना कि उठा-पटक करेगी। उस वक़्त जो धैर्य बना रहेगा, वही धैर्य की वज़ह से ही आप एक दिन आगे बढ़ेंगे।
और संयम ही सबसे बड़ी चीज़ है इंसान के जीवन की। आप अभी तक किस-किस बड़े नेता से मिल चुके हैं अपने पार्टी के? मैं अभी तक अपने पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से मिल चुका हूँ। हमारे पूर्व के राष्ट्रपति रहे कोविंद राम जी, नाथ कोविंद जी से मिल चुका हूँ। हमारे राज्यपाल महोदय से मिला हूँ, राम नाईक जी से। हमारे मुख्यमंत्री जी से हमने मुलाकात की है। अपने केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम साहब से मुलाकात कई बार की है, ब्रजेश पाठक जी से किया हमने। और हमारे शीर्ष नेतृत्व में भी बहुत से ऐसे नाम हैं, जैसे नितिन गडकरी साहब हैं, वसुंधरा राजे जी हैं, और हमारे राष्ट्रीय मंत्री सुनील बंसल जी हैं, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष जी हैं। और इसी तरह करके काफ़ी नेताओं से मेरी मुलाकात होती रही है पिताजी के साथ रहने के नाते, और बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से मिलके। और काफ़ी ऊर्जावान भी महसूस होते हैं उस वक्त, क्योंकि पिताजी सबसे सीनियर रहे हैं। सामने जिससे भी मिलने जाओ, जब पिताजी बताते हैं मैं 91 का विधायक हूँ, तो वो एक बार सोच में पड़ जाता आदमी कि अरे हम तो 2000 में आए हैं, हम तो 2014 में आए हैं, या हम 1998 में आए हैं। तो ये एक बहुत प्राउड फील होता है कि इनकी किस्मत ज़्यादा अच्छी थी कि ये लोग वहां तक पहुंच गए, और कहीं ना कहीं हम किस कारण ऐसा रहा कि हम यहीं छूट गए। यही थोड़ा सा अपने दिमाग में चलता है। बाकी तो सबसे मिलके अच्छा लगता ही है। आपने लंबी सूची बताई कि आप किस-किस नेता से मिल चुके हैं। उसी में आपने केशव प्रसाद मौर्य जी का भी नाम लिया। उसी में विगत दिनों आपके घर आजमगढ़ के शाहगढ़ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आना होता है। आपको विवाह की बधाई भी देते हैं। जी। तो ऐसे में क्या ये दृश्य और अन्य राजनैतिक दलों में भी देखने को मिलता है क्या? कि अपने कार्यकर्ताओं के घर जाकर के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री होते हुए बड़े नेताओं की उपाधि जुड़ने के बाद भी आपके नेता तो आपके घर आकर के आपको बधाई दे दिए। तो क्या ऐसी दृश्य अन्य राजनैतिक दलों में भी देखने को मिलता है क्या? तो उनके भी लोग जाकर के अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, या फिर केवल ये दृश्य भाजपा में ही संभव है? नहीं, देखिए, मैं तो इस चीज़ को नहीं कह पाऊँगा कि भाजपा में ही सिर्फ़ संभव है, क्योंकि देखिए अभी मायावती जी को भी मैं देखता हूँ जो कि सबसे कम निकलती हैं, ऐसा कहा जाता है, जनता कहती भी है, और आप भी देखते हैं कि रोड पे सबसे दिगर कम कोई निकलता है तो वही एक नेता है। मगर फिर भी वो अपने पार्टी के जो विधायक रहे हैं अभी, इकलौते उनके लड़की की शादी में गईं। अखिलेश जी अपने कार्यकर्ताओं की शादी में आते जाते रहते हैं, ये तो सब लोग देखे हैं। आजमगढ़ में तमाम लोगों की शादियों में वो आए गए। तो उस सिरे से तो ये चीज़ नहीं कही जा सकती है, क्योंकि ये कहना उचित नहीं होगा। हर पार्टी के नेता अपने लोगों के घर आते जाते हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जी मेरी शादी पे आए, मुझे बहुत ही खुशी है, और मैंने अपने दिलों से बहुत बधाई देता हूँ। और केशव जी हम लोग के बहुत ही जमीनी नेता रहे हैं, इसलिए वो हर भाजपा कार्यकर्ता के दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं, और वो बहुत ही अच्छे लीडर भी हैं, और उनका व्यक्तित्व ही बहुत शानदार रहा है। केशव जी के साथ-साथ आपके पार्टी के किसी और एक नेता के साथ जुड़ी रोचक कहानी जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? केशव जी के अलावा मैं मुख्यमंत्री जी से बहुत करीब रहा हूँ, क्योंकि योगी देखिए, जी से? जी हाँ, जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम लोग बहुत करीबी रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपको खुद पता है कि आज भाजपा में बहुत लोग आ चुके हैं, सपा और बसपा के। जी, उस वक्त वो लोग भाजपा के नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए वो लोग कभी भी हमारे मुख्यमंत्री जी से ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं रहे जितना हम रहे हैं। जी। क्योंकि हम शुरू से ही भाजपा की राजनीति किए, तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से हम लोग का हमेशा मुलाकात जो है, जब वो सांसद हुआ करते थे गोरखपुर से, तो हमेशा हुआ करती थी, क्योंकि हम लोग हमेशा वहाँ दर्शन करने जाया करते थे गोरखपुर में, गोरखनाथ बाबा जी के। तो हमेशा उनसे मुलाकात होती थी, दिल्ली में भी उनसे मुलाकात होती थी। तो उनके हम लोग बहुत करीबी रहे हैं। और उसके बाद भी अपने बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके हम लोग बहुत करीबी रहे, मगर केशव जी के से ज़्यादा करीबी हम लोग योगी जी से ही रहे हैं, क्योंकि वो शुरू से ही हमारे बगल के रहे हैं, और हर काम में हमारे वो खड़े होते थे, सहयोग करते थे, इसलिए उनके हम लोगों का मुलाकात ज़्यादा रही है। तो भैया कोई एक रोचक कहानी रोचक शेयर कहानी कीजिए। में यही बताना चाहूँगा कि 2016 के दरमियान की ये वाकया है, जब मेरे को लगता है कि ये नवंबर के टाइम की बात होगी। जी, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गए हुए थे। उसमें उस तो वो वक़्त सांसद थे। सांसद हुआ करते जी, थे। तो दिल्ली तब 10 अशोका रोड पे हमारा केंद्रीय कार्यालय हुआ करता था। आपका। जी हाँ। जी, तो हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ लीडर थे, तो वहाँ पे एक चर्चाओं में पता चला था
कि कहीं न कहीं परम पूज्य योगी जी को ही मुख्यमंत्री बनाएँ। ये बात आप तो पहली बार। जी, कहीं न कहीं वो चर्चा हम लोग वहाँ पे जब बैठे हुए थे केबिन में, तो वहाँ चल रही थी कि सबसे अच्छे मतलब जो है, इन्हें ही है। तो हम लोग उसके बाद उनसे मिलने गए थे। तो उन्हें इस बात की जानकारी हम लोगों ने दी थी। तो हो सकता है कि ये बात उनको याद भी हो और वही सबसे अच्छे यादों में मेरे रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात थी कि हम लोगों को पहले से पता था और उसके बाद वही चीज़ मैंने देखी भी सामने से। जी। जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा, जी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं पत्रकारिता के, और उनमें जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या है? देखिए, मैं पत्रकारिता को भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ मानता हूँ जी। और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पत्रकार भाई जो आज पढ़ रहे हैं जी। या जो आज हैं भी, जी। अगर वो थोड़ी-सी जो चीज़ें हमारे देश में कमियाँ हैं, अगर वो उसको उजागर करें, तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम अमेरिका से भी ऊपर होंगे, चाइना और जापान से भी ऊपर होंगे। कहीं न कहीं देखिए, हर आदमी एक मानव विडंबना में फँस जाता है जिसकी वज़ह से वो सच को नहीं दिखा पाता है। यही उनसे निवेदन है आज के लोगों से और जो हैं, कि वो सच को उजागर करें ताकि हम सशक्त भारत बन सकें। यानी और ये मेरी सबके लिए ये शुभकामनाएँ हैं कि वो ज़िंदगी में, अपने जीवन में खूब तरक्की करें। क्योंकि आपकी तरक्की और आपकी विश्वसनीयता जो पत्रकारिता में है, अगर वो जनता में उतरी, तो ये आपके ऊपर जो विश्वास है वो बहुत बढ़ेगा और आपके बढ़ने से हमारा देश भी बहुत बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, जो मीडिया दिखाती है, ये मीडिया बहुत छोटा शब्द है मगर ये बहुत बड़ी ऊर्जा है देश के लिए, कि अगर आप अपने देश की पॉज़िटिविटी को रखते हैं कहीं पे भी, तो क्या है कि विदेशी पर्यटक आपके देश में आना पसंद करते हैं। कि चलो उस देश में क्या है, वहाँ की सभ्यता, संस्कृति को देखने। तो देखिए, उनके आने से हमारे देश को एक बहुत बड़ी मजबूती भी मिलती है। सर, आपकी पार्टी ऐसी भी है कि किसी को उठा करके कहीं रख देती है, यानी पदोन्नति कर देती है। जी। ऐसे में कल को यदि भाग्यराज शंकर जी के अनुसार वो तो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि बन जाते हैं भाग्यराज शंकर जी, तो क्या फिर से एक बार राष्ट्रीय के प्रश्नोत्तर में नजर आएंगे? बिल्कुल हम आएँगे और हम हमेशा आपका स्वागत करते हैं। आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो, मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा और आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि आप लोग बहुत बड़ी ऊर्जा हो इस देश की। और पूरा भविष्य भी देश का आपके ऊपर ही है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, जितने विदेशी पर्यटक यहाँ आएँगे, यहाँ हमारे देश का इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगा। जो डॉलर की कीमत इतनी बढ़ रही है, कहीं न कहीं देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है, जब विदेशी पर्यटक यहाँ आएँगे, तो वो अपने देश की करेंसी यहाँ एक्सचेंज करते हैं। जी। और जब वो अपनी करेंसी एक्सचेंज करेंगे यहाँ पे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब 1 साल के बाद देखा जाता है कि कितनी करेंसी हमने दूसरे देश की कमाई है, तो उसी के अनुसार हमारा पैसा मजबूत होता है। जी। और जब हमारी पत्रकारिता मजबूत स्थिति में आएगी, अब पत्रकारिता की ही वजह से देखिए आपके न्यूज़ चैनल को हर आदमी देखता है कहीं न कहीं। जी। आप ही मीडिया के थ्रू हमारे देश की अच्छाइयाँ सामने आती हैं, तो वो हमारे संस्कृति को ज़रूर देखने आएँगे। ये मुझे पूर्णतः विश्वास है। उसकी वजह से हमारा व्यापार, हमारा रोज़गार, हमारा सब कुछ मजबूत होगा। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत आगे तरक्की करें, बड़े नाम हों आपके भी एक दिन और आज जो आपने शुरुआती दौर से गुज़र रहे हैं, एक दिन आप यश करें, देश में नाम आपका हो, एक बड़ा नाम हो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। धन्यवाद सर। नमस्कार। और आपसे कहना ये है कि ऐसे और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विथ राष्ट्रीय को। धन्यवाद।